आज हम बीएड सेकेंड ईयर के जो द्वितीय प्रश्न पत्र में सवाल आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, जिसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जो बीएड 2018 में आया हुआ एक प्रश्न है। अवध यूनिवर्सिटी में जो 2018 में बीएड का दूसरा पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। दीर्घोत्तरीय सेक्शन में ये प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था? नीचे 10 विद्यार्थियों के विज्ञान और गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं। ये कुछ 10 विद्यार्थियों के गणित में और विज्ञान में कितने कितने नंबर आए हैं वो दिए गए हैं। उनके मूल्यांकन के बीच सहसंबंध क्रम अंतर विधि से गणना कीजिए। मतलब कि ये जो गणित और विज्ञान का मूल्यांकन है इसके बीच में हमें सहसंबंध निकालना है। किस विधि से? क्रम अंतर विधि से। और अपने परिणाम की व्याख्या कीजिए और जो हमारा सहसंबंध आएगा वो उसकी व्याख्या करना है। तो बीएड में सिर्फ क्रम अंतर विधि से ही सहसंबंध निकालने हैं सिलेबस में अवध यूनिवर्सिटी में। तो इसको हम देखेंगे और इसी को एक नाम से और जाना जाता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, क्योंकि इसकी जो इस मेथड को जो दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन भी बोला जाता है इसे, रैंक कोरिलेशन मेथड, क्योंकि इसको स्पीयरमैन ने दिया था इस वजह से उन्हीं के नाम पे इसको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहा जाता है। तो इसको हम देखते हैं। जो सहसंबंध हमें बनाना होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। तो हमें जो सहसंबंध इसके बीच में दिखाना है क्रम अंतर विधि से, तो हमें क्या करना है, इसमें एक गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसको रो से डिनोट करते हैं। और इसका जो सहसंबंध गुणांक का फार्मूला होता है वो 1 माइनस समेशन ऑफ, ये जो ई बना हुआ था इसको बोलते हैं समेशन ऑफ 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला होता है। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब इसमें एक एक टर्म क्या होता है वो हम देखेंगे। जो यहाँ पे रो दिखाया गया है ये होता है सहसंबंध गुणांक, या इसी को कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, सहसंबंध गुणांक। और जो एन है, एन होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, या अगर जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें गणित और विज्ञान में 10 बच्चों का प्राप्तांक दिया हुआ है। तो कभी कभी ये 2 विषय का प्राप्तांक ना देके 2 वेरिएबल दे देता है एक्स और वाई। तो उसमें कितने डाटा दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल में कितने, जैसे इसमें गणित में 10 बच्चों का डेटा दिया हुआ, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू यहाँ 10 हो जाएगा। तो एन क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। ठीक। और जो डी होता है इसको कहा जाता है कि रैंक का अंतर या डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, या रैंक डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, रैंक डिफरेंस। ओके। अभी हम डी जब सवाल लगाएंगे तो देखेंगे डी कैसे रैंक डिफरेंस होता है। ओके। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला देख लिया। लो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल जाएगा। ओके। हम अपने फार्मूले पे सवाल पे आते हैं। तो हमारा ये सवाल है, हमें गणित और विज्ञान में प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 कॉलम और बनाते हैं। पहला कॉलम बनाते हैं कि रैंक देते हैं कि जो विज्ञान में बच्चे नंबर लाए हैं वो उनका 10 बच्चों में किसका कितना रैंक है। तो जो सबसे ज्यादा नंबर लाया होगा उसका रैंक 1 हो जाएगा। तो पहले हम रैंक विज्ञान का देखते हैं। तो इसको हम आर
साइंस एस से डिनोट करते हैं, आर साइंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर कितना किसका आया है इसमें देखते हैं। सबसे ज्यादा नंबर 88, तो इसको रैंक 1 दे देते हैं। इसके बाद फिर कितना है 87, रैंक 2 दे देते हैं। तो इसके बाद फिर 50। ये देखो सीरियल वाइज दिया हुआ, तो हमें रैंकिंग करना आसान हो गया, 1 2 3 4। लेकिन हमें ऐसे नहीं मिलेगा, कभी कभी क्या होता है नंबर ऊपर नीचे होता है, तो हमें रैंक को ध्यान देके करना होगा। 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विज्ञान में जितने प्राप्तांक थे उसकी रैंकिंग कर दी। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, मैथ में जितने नंबर है उनकी भी रैंकिंग करनी है। तो एक टेबल हम और एक कॉलम और बना ले रहे हैं, इसको हम नाम दे दे रहे हैं आर मैथ, RM। ठीक है, तो हम RM देखते हैं। तो अब मैथ में देखो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, 73, इससे ज्यादा नहीं है कोई ना। हाँ, तो 73 को हम कितना नंबर देंगे, 1 रैंक। ठीक, इसके बाद 73 के बाद फिर आते हैं, इसके बाद देखो 69 ये है दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसके बाद देखो गणित में तीसरे नंबर पे किसका मार्क्स आया है, 69 के बाद यहाँ 65 है, तो ये हो गया तीसरा नंबर। 65 के बाद यहाँ देखो 61 है, 61 के बाद फिर यहाँ है 60, तो इसको हम दे देंगे 5वां रैंक। 60 के बाद फिर देखो यहाँ पे है 59, इसको दे देंगे 6ठा रैंक। 59 के बाद फिर है 57, इसको दे देंगे 7वां। 57 के बाद फिर है 51, इसको 8वां। 51 के बाद फिर है 51 के बाद फिर 40 में आ जाए, हाँ 8 तक हो गया। इसके बाद फिर 40, सॉरी यहाँ देखो 71 छूट गया है। हाँ, तो रैंक में थोड़ी गड़बड़ी, यहाँ थोड़ा ध्यान देके करना होगा। 1 मिनट, इसको हम फिर से सही से रैंकिंग कर देते हैं। हाँ, तो 71 को हमने पहला रैंक दिया, इसके बाद दूसरा रैंक आ जाएगा हमारा 71 को। तो ये अभी हम काटते रहे जो हमने गलत कर दिया है रैंकिंग में। इसमें थोड़ी बहुत सावधानी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो नंबर रहेंगे वो जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज हो। ठीक है, फिर 71 के बाद फिर देखते हैं 69, इसको तीसरा। 69 से कम फिर आ जाओ 65, इसको चौथा। इसके बाद फिर 61 5वां, 60 छठा, 59 7वां। इसके बाद फिर है 57 8वां। इसके बाद फिर 51 9वां एंड फिर 40, ये हो गया 10वां। तो ये थोड़ी हमारी गड़बड़ हो गई, तो इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कॉलम रैंक, मैथ का रैंक हमने बना लिया। ठीक, ये 2 काम सबसे पहले हमें करने। इसके बाद देखो हमारे फार्मूले में क्या आया था, D²। तो जो D होता है ये होता है जो दोनों रैंक है उन रैंक का डिफरेंस। जो इसमें 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आर साइंस और आर मैथ की जो रैंक का डिफरेंस है वही हो जाएगा D। चलो D का हम कॉलम बना लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, जैसे क्या है कि यहाँ पे सभी जो नंबर है वो अलग अलग है। कभी कभी क्या होगा कि एक बच्चा 65 में आया है तो दूसरा बच्चा भी 65 पा सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो वो एक अलग केस होता है। वो इस क्वेश्चन के बाद हम उसको देखेंगे। वो 2019 में आया हुआ है, बीएड के जो दूसरा पेपर है अवध यूनिवर्सिटी में 2019 में उस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको भी देखेंगे हम इस क्वेश्चन के बाद। तो अब हमने RX RM निकाल लिया है, तो D निकाल लेते हैं। ठीक है, तो D हमने क्या देखा था, दोनों का डिफरेंस, RS माइनस RM। एक कॉलम और बना ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो RS माइनस RM है, इसमें से किसी को भी माइनस कर सकते हो। RM में से RS करो या RS में से RM, क्योंकि हमें D² चाहिए फार्मूले में। तो D² करोगे तो वो निगेटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो फिलहाल हम RS माइनस RM करते हैं। तो 1 माइनस, और ये हो जाएगा -3। 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 7 -3, 5 माइनस 9 -4, 6 माइनस 10 -4, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 8 1, और 10 माइनस 1 9।
अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर। तो अगला कॉलम हम क्या बना ले रहे हैं, डी स्क्वायर का। चलो डी स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 9 माइनस 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड माइनस 4 स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 9 स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। चलो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ने पे आ जाएगा 142। देख लेते हैं, 9 10 20 30 40 42 के 2 4 2 6 8 6 14 142 आ गया हमारा। ठीक है, और हमें फार्मूला क्या पता है, जो रो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस समेशन ऑफ 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब सभी मान को इसमें रख देंगे, 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आया, 142 अपॉन एन कितना था 10, 10 बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 6 इंटू 142 अपॉन 10 इंटू 99। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1 माइनस 0.848, या फिर इसको और करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15। तो हमारा जो रो का वैल्यू आया, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आया, वो आ गया 0.015। तो यही हमारा सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया, जो हमें निकालना था। अब उसमें एक प्रश्न क्या है, एक प्रश्न और था कि जो आपका सहसंबंध गुणांक आए उसकी परिणाम की व्याख्या भी करना है। अब देखो, व्याख्या करने के लिए थोड़ा सा इसकी थ्योरी पोर्शन भी समझना पड़ेगा, तो थ्योरी पोर्शन भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो रो की वैल्यू आती है, रो जो आता है वो -1 से 1 के बीच आता है। ठीक, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है या सहसंबंध गुणांक आता है वो -1 से 1 के बीच आता है। -1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। तो अगर रो की वैल्यू 1 आती है तो इसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि अगर रो की वैल्यू 1 आ गई तो मतलब कि दोनों जो वेरिएबल है यहाँ पे मैथ और साइंस है, दोनों के प्राप्तांक में परफेक्ट रिलेशन है। और अगर रो इज इक्वल टू आता है -1, ठीक, तो इसको कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन का, यहाँ देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब यही होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसके साथ में दूसरा वेरिएबल घटेगा, ये होता है एक्चुअल मतलब। और अगर रो की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं आती है, -1 से 1 के बीच में, ठीक। अब ये हमें देखना पड़ेगा, जब हम अपना कोरिलेशन निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि -1 के कितना नजदीक आ रहा है या 1 के कितना नजदीक आ रहा है। तो 1 के अगर जितना नजदीक आएगा वो कोरिलेशन उतना ही अच्छा होगा। बेस्ट क्या होगा, 1 के बराबर हो, और सबसे वर्स्ट क्या होगा कि 0 के आसपास हो। 0 के आसपास मतलब कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो हमारा क्या आया था, अभी हमने जो सॉल्व किया उसमें आया था 0.15 के आसपास आया था। इसका मतलब क्या है कि जो कोरिलेशन है वो अच्छा नहीं है, ठीक। तो जो हमारा डेटा दिया हुआ है दोनों सब्जेक्ट का, उसमें कोरिलेशन अच्छा नहीं है। बस इतना ही चीजों को हमें अपने शब्दों में लिख के व्याख्या कर देना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके लिए एक, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें दूसरा वीडियो में जिसमें रैंकिंग करते समय अगर मार्क्स रिपीट हो रहे हो तो उसमें कैसे रैंकिंग करेंगे, उसके लिए हम अगला वीडियो देखते हैं।